हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। देखिए, जो मैं आपको 400 क्वेश्चंस मैथ्स के मैं ऑप्शनल यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, ये 400 में टोटल कराने के लिए मैंने बोला था। आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 5वां वीडियो है मेरा। इसके पहले 4 हो चुका है। हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन है, तो 20 25 100, आज 100 क्वेश्चन बहुविकल्पी के पूरे हो जाएंगे। और विश्वास करो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस हैं। ये वो सवाल हैं जो तुम्हारे परीक्षा में जरूर छपेंगे। मतलब हो सकता है कि अंकों के साथ यही सेम टू सेम छप जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 2024 का गणित का पेपर है, बट जो पेपर कोड है वो 822 HZ है। तो हर बार कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण होता है किसी भी परीक्षा के लिए। हालांकि अगर वो चीजें नहीं आती हैं पेपर में, तो वो पेपर अपने आप में एक ठीक ठाक टफ पेपर हो जाता है, और फिर सबकी हालत वैसी हो जाती है कि फिर वो जनरल मार्किंग करनी पड़ती है। हालांकि जो अच्छे बच्चे हैं वो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉमन जैसे चीजें अब तक घटित होती आई हैं, अगर वैसे होता है, तो मैं कह रहा हूं कि ये 400 सवाल जो मैं करा रहा हूं, अगर आप कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके 100, मतलब 20 में से 20 ये आपके 100% पक्के हैं, जरूर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ पहले ही कि वीडियो को शेयर कर दो, थोड़े दोस्तों में शेयर करो और लोगों को भी बताओ, ताकि वीडियोस पे थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएं। मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा और मैं मन से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, और कोई भी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल क्या है, परिमेय संख्या होगी, करड़ी में 2 नहीं होगा, करड़ी में 3, करड़ी में 7 भी नहीं होगा, करड़ी में 9 बराबर होता है 3, 3 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण, एक ये समीकरण दिया हुआ है जहां पे a0 नहीं है, वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि a0 हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये द्विघात नहीं बचेगा, इसलिए लिखा हुआ है। कह रहा है कि ग्राफ का आकार होगा, कह रहा है कि मतलब द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। तो बच्चों, अगर आपको नहीं बताया गया है या फिर अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है, याद रख लो, परवलयाकार होता है। परवलयाकार, परवलयाकार मतलब वो आकृति कुछ ऐसी होती है, इस तरीके से देखो, इस तरह की आकृति को परवलय कहते हैं, या फिर इस तरह की आकृति को परवलयाकार भी कहा जाता है। तो परवलयाकार होता है द्विघात समीकरण का ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है समीकरण निकाय, एक तो ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ है, में y का मान होगा। तो देखो, मैं स्मार्टली इस सवाल को लगाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे यानी कि x अपॉन a बराबर y अपॉन b दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, तो x इंटू बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, y इंटू ए लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो बी एक्स, और इसको लेफ्ट साइड में लाऊं तो माइनस ए वाई बराबर 0 लिख सकता हूं। एक समीकरण मुझे ये मिल गया। एक समीकरण ये दिया हुआ है, इसी के जस्ट नीचे मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अब मुझे तो y का मान निकालना है, तो मैं ज़्यादा इस सवाल में ऐसा नहीं है कि मैं y को ख़त्म करके x का मान निकालूंगा, फिर x का मान रख के y का मान, नहीं, मुझे y का निकालना है। एक नंबर का सवाल है, बहुविकल्पी है, तो मैं x को गायब करने की कोशिश करूंगा। अब x कैसे गायब होगा, तो उसके बारे में जरा सोचना है। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक a है, तो दोनों का गुणांक सेम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे b है तो इस पूरे समीकरण में a से गुणा कर दूं, ठीक है। और इस वाले पूरे समीकरण में मैं b से गुणा कर दूं, b से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो ए बी एक्स और ए बी एक्स सेम हो जाएगा। अब ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले को घटा दूं, तो ये माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये x वाला खत्म हो जाएगा। अब y वाले में क्या क्या बच गया जरा देखना, तो a गुणे a क्या होता है, ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर वाई बचा, ऊपर वहां क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर वाई, और नीचे भी माइनस में क्या बचा, b गुणे b यानी कि बी स्क्वायर, माइनस में क्या बचा, बी स्क्वायर वाई, और बराबर में a का गुणा 0 में होगा तो वो तो 0 ही बचेगा। और यहाँ पे पूरा माइनस में क्या बचा हुआ है, माइनस में b गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें किससे गुणा हो जाएगा, b से गुणा हो जाएगा। समझ गए? तो सिंपल, यानी कि यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बचेगा, और बराबर यहाँ पे माइनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी है, माइनस से माइनस हो गया खत्म। यहाँ से y तुम कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और बराबर इधर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो वाई बराबर क्या बचेगा बी, तो वाई बराबर जो है बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सेकेंड्स का सवाल है, मतलब 20-25 सेकंड में तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है यदि समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ कि कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो अगर वास्तविक मूल नहीं है कह रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन क्या होगा 0 होगा, लेस देन क्या होगा 0 होगा। तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, -4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और गुणे सी यानी कि ए है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये 16 माइनस 4a लेस देन 0 होना चाहिए, या यूं कह लो 16 लेस देन 4a होना चाहिए। 4 को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो 16/4 लेस देन a होना चाहिए, समझ रहे हो। 4 करने 4 चौके 16, तो ये 4 लेस देन a होना चाहिए, या इसको थोड़ा उल्टा समझ लें तो a ग्रेटर देन 4a लिखा हुआ है। ठीक है, a ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लेस देन 0, समझ गए। यहाँ पे b की जगह पे -4 है ना, बट -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने केवल 16 लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। -4ac 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, 1 इंटू ए, और सॉल्व कर लेंगे तो a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा अनुक्रम ये करड़ी में 2, फिर 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, कह रहा का 10वां पद होगा। तो nth टर्म, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है यार, मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन करा दिए, सॉरी मतलब 5 पेपर सॉल्व करा दिए पिछले साल के, पांचों के पांचों पेपर में ये है बहुविकल्पी में। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों पेपर में है। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये बिल्कुल रट जाओ, टी एन बराबर क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इस फॉर्मूले से निकलेगा, a क्या होता है पहला पद, n क्या होता है जितने पद हैं कुल, और d होता है डिफरेंस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका 10वां पद निकालते हैं। 10वां पद टी एन बराबर a मतलब पहला पद, यानी कि इसका तो पहला पद करड़ी में 2 है तो मैं लिख दूंगा करड़ी में 2, और धन n मतलब 10वां पद निकालना था ना, तो 10 माइनस 1, और यहाँ पे d डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बताओ, देखो 2 करड़ी में 2, ये बाद वाला में से पहले वाला घटाना होता है, माइनस करड़ी में 2, तो 2 करड़ी में 2 में 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घट गया तो 1 करड़ी में 2 बचा। ऐसे ही 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटाओगे, 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घट, 3 में से 2 गए 1, 1 करड़ी में 1 करड़ी में 2 बच गया, यानी कि डिफरेंस कितना रहा करड़ी में 2 करड़ी में 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा करड़ी में 2 रख दूंगा। ठीक है, बराबर, अब इसको सॉल्व कर लो, करड़ी में 2 प्लस 10 में से गया 9 करड़ी में 2 यहाँ बचा। अब 9 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10 करड़ी में 2 हो जाएगा। अब देखो 10 करड़ी में 2 कहीं ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि सब कुछ करड़ी के अंदर है, तो ये 10 को भी करड़ी के अंदर भेजो, तो करड़ी के अंदर जाएगा ना, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि करड़ी के अंदर 100 गुणे 2 हो जाएगा, यानी करड़ी के अंदर 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा निम्न सारणी का माध्य होगा। देखो माध्य कैसे निकलता है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, बट ये ऐसे सवाल हैं जो हर एक उसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, और चूंकि ये चैप्टर जल्दी क्या होता है आखिरी में होता है ना किताब में, ये तो कई बार बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता है ठीक से, या कई बार समझ में नहीं आता क्योंकि सारणी वारणी वाले कई बार फॉर्मूला नहीं पढ़ कर 1-1 नंबर में ये आ रहा है, कई बार तो ये 2 नंबर में भी आ जाता है सेम सवाल। तो माध्य का फॉर्मूला याद रखो यार, अगर केवल माध्य निकालना है ना तो याद रखो समेसन FI/XI अपॉन समेसन FI होता है। ठीक है, माध्य निकालने का फॉर्मूला। अब देखो इसके लिए कैसे निकलता है, तो जो वर्ग अंतराल है उसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, वर्टिकली लिखो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और क्या है 15 to 20, ऐसे लिख दो। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो XI, यहाँ पे लिख दो FI, और एक और कॉलम FI/XI का बनाओ। ठीक है, FI/XI का समेसन चाहिए ना तुम्हें, और समेसन FI, तभी तो माध्य निकलेगा। XI क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है, इन दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 5 धन 0 और बट्टे 2 कर दो, तो 5/2, यानी कि ये हो गया 2.5, 2.5। ऐसे ही 5 और 10 का आधा कितना होगा, 10 और 5 15, 15/2 यानी कि 7.5, समझ गए। तो ये हो गया 7.5। इसका आधा कितना होगा, 10 और 15 का 25/2 हो जाएगा, तो 12.5, समझ गए। और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भाई 17.5,
5, 17.5, ये 5 है, 12.5, ये 17.5, ठीक है। तो कैसे निकलता है एक्स आई, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा। और एफ आई क्या होता है, ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है। इसको लिख दो, इसकी इस वाले कॉलम की 2 थी, इसकी 4 थी, अगले वाले की 6 है, इसके वाले की आगे वाले की 10 है। अब एफ आई एक्स आई निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 दूनी, ये तो 5 हो गया, ये इसका गुणा करो, 7.5 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 और 30, ये हो गया 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 6 पचे 30, 12 छक 72, 3, ये हो गया 75, ठीक है। और ये हो गया, इसमें गुणा कर दो तो ये हो गया 175, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, इन सब का सम निकाल लो यहाँ पे, इन सब का सम निकाल लो यहाँ पे, और इसका भी सम निकाल लो। क्यों, क्योंकि समेसन एफ आई एक्स आई चाहिए और समेसन एफ आई चाहिए, तो जोड़ दो इसको। तो यहाँ पे 5 30 और 5 35 है ना, 35 और 75 कितना हो जाएगा, 35 और 75 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 175 में 110 जोड़ दो तो 285 हो जाएगा, 285, इसको जोड़ लेना तो कितना आ जाएगा, 285 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ लो, 4 2 6 6 12 10 22 हो गया। तो अब देखो माध्य निकल गया, इस फॉर्मूले में माध्य बराबर ये समेसन एफ आई एक्स आई हो गया 285 और डिवाइडेड बाई में ये हो गया आपका समेसन एफ आई यानी कि 22। भाग दे दो, भाग दे दो, देखो जाता है कि नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में भी आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो चांसेस है इसके कि भाग ना जाए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भाग दे देता हूँ मैं। 285 में किससे भाग देना है मुझे, 22 से। तो एक बार जाएगा, ये हो गया 22, 22 6 28 और इसके बाद ये 5 उतर जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार चला जाएगा, 22 दूनी 44, 3 बार, 22 3 66, 3 बार तो नहीं जाएगा, तो मजबूरी में 2 बार भेजना पड़ेगा, यानी कि 12। अब 12 इनमें से कौन से इसके पास है ना, तो आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, 0.95 वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस 12 आ गया ना, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा मतलब लेंदी था, अदरवाइज ये सवाल भी इजी है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे 7वें पे कह रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी डी ई बराबर हैं, बी ई एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। अच्छा, कौन सा कोण, देखो समरूप त्रिभुज का तो फंडा ही है कि ये भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और ये जो संगत भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण है ना वो भी बराबर होते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो मैं बता रहा हूँ, ये 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज, एक का नाम क्या है ए बी सी, दूसरे का नाम क्या है डी ई एफ, ऐसा है ना। तो ये कह रहा है ए बी और डी ई का अनुपात, ए बी यानी कि ये वाली भुजा और डी ई यानी कि ये वाली भुजा, इसका अनुपात बराबर है बी सी और एफ डी के। तो बी सी ये वाली भुजा है और एफ डी, देखना एफ डी ये वाली भुजा है, ये दोनों के अनुपात बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है। तो कौन सा कोण बराबर हो जाए कि ये समरूप हो जाए, तो याद रखो कि ये दोनों और इन दोनों का अनुपात, मतलब इसका इससे और इसका इससे अनुपात बराबर है ना, तो इन दोनों के बीच बना कोण और इन दोनों के बीच बना कोण, यानी कोण बी बराबर जो कोण डी है, कोण बी बराबर जो कोण डी है, वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है, समरूप हो जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से कोण बी बराबर कोण डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, अगर इसमें कोई गलती है तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अब मैं अभी काफ़ी मतलब लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको देखना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कह रहा है शीर्ष 0,4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। देखो इसका परिमाप निकालने के लिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे 3, इस सबके निर्देशांक का नाम लिख देंगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट x1 - x2, ये सब दुनिया भर का दिमाग लगाएंगे, हल करेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूंगा। मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूंगा, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पे क्या होता है सबको पता है 0,0, यहाँ पे क्या होता है 0,0, तो एक तो 0,0, एक शीर्ष तो यहीं पे मिल गया, एक है 0,4 यानी एक्स पे बिल्कुल नहीं चला, वाई पे 4, यहाँ पे वाई पे चल गया मान लो, तो ये हो गया 0,4, ठीक है। और एक शीर्ष है 3,0 यानी कि एक्स पे तो 3 चला है, वाई पे नहीं चला है, तो ये हो गया 3,0, समझ गए। और इन्हीं को मिला दिया तो क्या बन गया,
एक त्रिभुज बन गया। अब इसका परिमाप पूछ रहा है तो देखो कितना आसान सवाल हो गया ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई एक्सिस पे कितना चला 4, तो ये 4 हो गया, तो ये 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, और ये एक्स और वाई एक्सिस तो पक्का 90 अंश पे होते ही हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया। कर्ण कैसे निकलेगा? कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो ये 3 4 है ना निकालना, तो इसका अपने आप 5 आएगा, निकाल लेना तुम उससे 5 आ जाएगा। ठीक है, परिमाप करा तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो 5 4 9 3 12, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग किस पे, 9वां पे, मतलब 9वां पे नहीं सॉरी, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर, हाँ यार कुछ तो आगे बढ़ गया मैं ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने ये 8वां किया ना, हाँ स्लाइड नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, कह रहा है यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। तो यहाँ से पहले तो tan a निकालो, तो tan a बराबर क्या लिख सकते हो 4/3, और tan थीटा क्या होता है तुम सबको पता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो वहां से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग से कर्ण निकालोगे, निकाल लेना तुम लोग, ये आएगा 5, निकाल के देख लेना अपने आप, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौके 16, 3 त्रिक के 9 25 और कर्ण में 25, 5 आ जाता है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। अब सेक ए निकालना है, तो सेक ए क्या होता है, सेक ए की अगर बात करें तो वो क्या होता है, सेक ए हो जाता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है ना, ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही। तो कर्ण कितना निकाला 5, और बटे आधार कितना है, आधार यहाँ पे कितना 3, तो 5/3, 5/3, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे देखो जरा, देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इसका मान पूछ रहा है ना। चाहो तुम लोग अगर tan अल्फा को a मानो, कॉट अल्फा को b मानो, तो ये एक तरह से क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जरा ध्यान देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके आगे मैंने लिख दिया माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इसको जो है ना हम इसी फॉर्मूले के तहत इस वाले कंडीशन में, इस वाले मतलब सिस्टम में लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, इस पूरे का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए मतलब कि tan अल्फा, बी मतलब कि कॉट अल्फा। ठीक है, अब देखो tan अल्फा और कॉट अल्फा तुम लोगों को पता है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, अरे tan अल्फा 1 अपॉन कॉट अल्फा तो होता ही है ना। कहने का मतलब ये दोनों कट के एक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक हो जाएगा। यहाँ केवल बचा -2, और tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5, तो मैं तो मान रख दूंगा सीधे 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में से 2 गया 23, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग लगाया करो। देखो यहाँ पे भी तुमको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्योंकि तुम वैसे शायद लगाते तो ये सवाल तुम ना लगा पाते। ठीक है, कमेंट करके बता देना कि क्या है क्या नहीं है, तुम्हें लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। बट हाँ ये है कि ये मुझे ये इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको थोड़ा लॉजिक भी पता चले कि किसी नए सवाल पे कैसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है और थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, मतलब ये π/2 180/290 ही होता है, तो ये कह रहा है थीटा, ये शायद सही से नहीं लिखा है, थीटा ही है, थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा कहाँ पे साइन और कोसेक बराबर होते हैं, साइन और कोसेक कहाँ पे बराबर होते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये साइन थीटा का मान देखो क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ये 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 यही होता है ना। और अगर हम कोसेक की बात करें तो साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि 0/1 है
तो ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा करड़ी में 2, ध्यान से समझना, और ये हो जाएगा 2/करड़ी में 3, और यहाँ 1 है तो 1/1, ये 1/1 का 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ देखो 90 अंश पे जो है ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, क्योंकि ये 1/0 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट के, ठीक है। तो 1 90 अंश पे बराबर हो रहे हैं, तो कहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री क्या होता है, पाई/2 होता है, पाई का मतलब 180/2, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, तो त्रिकोणमिति के सवाल हैं। खैर त्रिकोणमिति से भी 3-4 सवाल तो हर साल, मतलब हर चैप्टर, हाँ सॉरी, हर पेपर में पूछा गया है। 6-7 अब तक मैंने 5 सेट करा दिया, पांचों सेट में त्रिकोणमिति से 3-3 4-4 सवाल हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वो भी। चलो आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12वां क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन थीटा मतलब साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा का मान होगा। तो एक बात बताओ, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर अगर 0 है तो ये तो पक्की बात है ना कि थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन 45 कितना होता है, 1/करड़ी में 0 1/2 1, हाँ 1/करड़ी में 2 होता है, और कॉस 45 भी कितना होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, समझ गए। तो वो 1/करड़ी में 2 माइनस 1/करड़ी में 0 हो जाएगा ना, तो यानी कि थीटा कितना है यहाँ पे, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री है तो वही मान यहाँ पे रख दो। 45 डिग्री का मतलब साइन 45 कितना होता है, 1/करड़ी में 2 होता है, और इस पूरे की घाते 4 प्लस कॉस ये भी 1/करड़ी में 2 होगा, इस पूरे की घाते कितनी हो जाएगी, 4। तो ये 1/करड़ी में 2, फिर गुणे 1/करड़ी में 2, फिर 1/करड़ी में 2, फिर 1/करड़ी में 2, इन दोनों का गुणा होगा तो 1/2, इन दोनों का गुणा होगा तो 1/2, फिर 1/2 1/2 गुणा होगा तो 1/ कितना हो जाएगा, 4, और ऐसे ये भी 1/4 गुणा का तो 1/ कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। क्या हो गया, हाँ अरे गलत कर दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया ना, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो है इसका देखो, इसको छोड़ो, ये 1/करड़ी में 2 की घाते 4 ये हो गया, इसको जब हल करोगे तो इन दोनों का गुणा 1/4 आ रहा था, और इसका भी 1/4 यानी कि 1/ कितना आ रहा था, 16। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/16 आ रहा था। अब इसका भी कितना आएगा, 1/16, तो 1/16 प्लस 1/16 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा। तो 2 1 करने 2, 2/16 बराबर 1/8 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक कर दिया आई थिंक, 1/8 कहाँ से आ रहा है, कुछ गलती कर दी है ना। 1/करड़ी में 2 की घाते 4 कितना हो जाएगा भाई, चलो एक बार और कर लेता हूँ इसे मैं। 1/करड़ी में 2 गुणे 1/करड़ी में 2 गुणे 1/करड़ी में 2 और गुणे 1/करड़ी में 2, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, और यहाँ से ही करनी करनी खत्म होगी तो 1/2 हो गया। तो 1 का 1 से गुणा होगा 1, और बटे 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 दूना 4, तो 1/4 आया ना। हाँ तो 1/4 आ गया, यानी कि ये देगा 1/4, और धन ये वाला भी देगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, 2 1 करने 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, 1/2 है ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ गलती हो गई, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। इसलिए तो जो यहाँ पे है एक तरह से लाइव ही है, जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई है तो तुम्हारे सामने मैंने दिखा दिया, ठीक है, समझ गए। इस तरह से ये कैलकुलेट होगा, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां पे चलते हैं फटाक से। 13वां कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। चलो इस सवाल में तो भाई फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। एक तो सर्कल बना देता हूँ पहले, एक सर्कल बना लेते हैं। चलो एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इस सर्कल के बाहर कहीं पे भी एक, मान लो कहीं पे भी यहाँ पे, चलो ले लेता हूँ, एक Q कोई बिंदु है, ठीक है। अब इस Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो पहले मैं एक स्पर्श रेखा भी खींच देता हूँ। देखो इस Q से शुरू होगा और कुछ इस प्रकार से, मान लो ये एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, वही है ना, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई भी एक काम करते हैं, लिख देते हैं, लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, लिख दिया मैंने। और Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त का मान लो यहाँ पे कहीं पे केंद्र अगर होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर से जो दूरी है वो भी इन्होंने दे दी है। इस Q को अगर मिला देते हैं तो सेंटर से दूरी जो है वो दे दी है इन्होंने, कितनी दी है,
25 सेंटीमीटर, ये दे दिया इन्होंने 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब क्या, केंद्र से परिधि पे मिला दो, केंद्र से परिधि पे मिला दो, तो ये ओ शिट क्या हो गया, एक सेकंड देखते हैं। अरे यार स्लाइड कौन सी थी, 12वीं कौन सी स्लाइड थी, 11 भी नहीं थी, 10, हाँ ये था। अरे यार फिगर ही हट गया, चलो दोबारा बना देता हूँ, मैं टाइम बचाने के चक्कर में कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। चलो फिगर दोबारा बना देता हूँ। एक सर्कल था, ठीक है, फिर एक बाहर कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू था, फिर स्पर्श रेखा क्यू से यहाँ पे मान लो ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची थी, और इसका सेंटर अगर यहाँ पे होता सपोज करो, तो यहाँ से एक मान लो ये, ठीक है, तो और वो दोनों दूरियां यहाँ पे दी हुई हैं, सेंटर से ये दिया हुआ है कितना, देखो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ना, अपन को ये कह रहा है कि क्या करना है, केंद्र से और यहाँ पे मिला दो, ठीक है। ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से दूरी, अच्छा तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए केंद्र से परिधि पे कहीं भी मिलाते हैं, तो मैं कहीं भी नहीं मिलाऊंगा, मैं तो इसी पॉइंट पे मिला दूंगा एक सीधी लाइन से। क्यों, क्योंकि मुझे तो भाई ये वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू निकलेगी कैसे जरा ध्यान से समझना। अब इसमें क्या हो गया ना, एक तुम्हें प्रमेय याद होना चाहिए कि किसी भी वृत्त में उसकी जो त्रिज्या होती है परिधि पे हर जगह लंब होती है, यानी कि यहाँ या कोण कितने अंश का बन रहा होगा, 90 अंश का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये 90 अंश बन रहा है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा, बड़ी भुजा ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक लंब हो जाएगा और कोई एक आधार हो जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये लंब है और इसको मैंने मान लिया कि आधार है। कोई भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें बस कर्ण को पहचानने की जरूरत होती है। तो अब तुम वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण यहाँ पे क्या है 25 है, तो तुम लिख दोगे 25 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, यही निकालना है और यही त्रिज्या है, यही क्या है आर है, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि 24 का वर्ग। समझ गए, ओके। अब 24 के वर्ग को एक काम करो लेफ्ट साइड कर दो, तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग बराबर में क्या निकल जाएगा, लंब का वर्ग यानी कि आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे तो आर निकालना है, तो एक काम करता हूँ ना, इसको इतना गुड़ा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं, 25 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा दूंगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक में क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी। समझ गए, ये बराबर है आर स्क्वायर के, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, 20 20 40 और 5 और 4 9 49 हो गया ये, और गुड़े 25 में से 24 निकल गया तो एक बचा, तो 49 से करने 49 यानी कि आर स्क्वायर बराबर है 49, तो आर बराबर छोटा मोटा बच्चा भी बताएगा कितना आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल भी हो गया। 14 पे चलते हैं, कह रहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। अब देखो ये सब सवाल अच्छे सवाल आ गए ना, तो हर एक शिफ्ट में ऐसा होता है कि कभी कभी कोई सवाल मतलब टफ हो जाते हैं और कोई सवाल इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत में आसान आसान मिल गया तो तुम बड़े अच्छे नंबर लाओगे, नहीं, पहले सारे देख लो ना। अब देखो ये सवाल नहीं तुमसे बन रहे होंगे, है ना। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले फिगर बनाते हैं। एक तो ये सर्कल कह रहा है वृत्त है, कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, अच्छा एक काम करते हैं पहले, इसका केंद्र मान लेते हैं कि यहाँ पे है कहीं बढ़िया सा, और एक बिंदु P से बाहर कहीं पे एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु P है, ठीक है। अब देखना कहानी में क्या है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, तो एक स्पर्श रेखा मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दी। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ है नहीं। तो ये यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है ये मान लो PA है, और ये वाली जो स्पर्श रेखा है मान लो ये PB है। अब ये 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, इनके बीच का जो कोण है वो 80 अंश है, ये इन्होंने दे दिया है, तो POA होगा, कोण POA, केंद्र जो है O है, ठीक है। तो POA यानी कि
इसमें और भी काम करना पड़ेगा, P से O को मिलाना पड़ेगा और O से A को मिलाना पड़ेगा। तो POA ये वाला कोण ये पूछ रहा है, तो ये वाला कोण निकालने के लिए ना तुम क्या करो, इसको यहाँ से भी मिला दो। देखो अब तुम्हें ये आकृति देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि अब शायद ये सवाल बन जाएगा। इसमें कहानी ये बन रही है ना, ध्यान से समझना कि ये तो हमसे POA यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये तो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये कोण 90 अंश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 90 अंश है, समकोण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग ये भी लग सकता है। तीनों अंतःकोणों का योग 180 तो होता ही होता है। बट इसमें ये 90 पता है, ये निकालना है, ये वाला अगर मिल जाए तो काम बन जाए। ये कैसे मिलेगा उसके लिए जरा सा दिमाग लगाओ। देखो OAP यानी इस वाले त्रिभुज को और OBP नीचे वाले त्रिभुज को देखो। इसमें जानते हो क्या है, देखो ये भुजा कॉमन है, ये दोनों त्रिज्या है तो एक जैसी हो गई, ठीक है। और ये P से A और P से B ये भी क्या है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। P से A की दूरी P से B की दूरी भी बराबर होगी। तो यानी कि अगर ये सर्वांगसम त्रिभुज हो रहे हैं तो ये पूरा अगर 80 है तो इसका आधा ये 40 हो जाएगा और इधर भी आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ गए। अब AOP में देखना, ऊपर वाले त्रिभुज में ये कितना है, 90 अंश, तो 90 धन 40 और धन ये जो निकालना है, ठीक है, कोण कौन सा निकालना था, कोण POA, ठीक है। ये मिला के कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 9 और 40 130 राइट साइड जाएगा, तो 180 में से 130 निकाल दोगे तो 50 अंश जो आएगा वो हो जाएगा कोण POA। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इस तरह के लॉजिक्स थे, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है ये, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा, ये तो रटा रटाया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं बता दे रहा हूँ ना, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें देखो कोई है, थीटा अपॉन 360 तो है लेकिन 2 पाई आर है, तो ये गलत हो गया। अब बाकी में तो कुछ है ही नहीं, तो एक काम करो, देखो कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब जैसे थीटा अपॉन 720 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से अगर भाग दे दें तो कितना होगा, 2 3 6, 1 7 2 6 12 और 360 हो गया, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। यही चीज है लेकिन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसान सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 16वें पे कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। व्यास 4 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर व्यास का आधा यानी कि कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये पाइप तो कुछ इस आकार का होता है ना, एक तरह से बेलन होता है। लंबाई मतलब ये लंबाई हो गई, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं, तो वो ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। h बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन अगर निकाल लो, बेलन का आयतन, तो उस पाइप का आयतन निकल जाएगा, है ना। बस यही निकालना है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई रख दो, आर स्क्वायर, आर यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू एच, एच कितना है 20 है तो वो भी रख दो, 20 चौक के 80 पाई, 80 पाई। और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन सेंटीमीटर, तो 80 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 पे कह रहा है आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये अर्धगोले की बात कर रहा है, अर्धगोले की इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे होता है वो पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तुरंत आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 18 पे कह रहा है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो बारंबारता दी गई है ना, बारंबारता के अलावा तुमको एक संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। कौन सा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, जैसे 2 है, 2 के नीचे 2 लिख दो, इसके नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 8 2 10, इसके नीचे 12 में 10 जोड़ दो, 12 10 22, इसमें 18 में 22 भी जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 20 30 20 10 30 और 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा।
ठीक है, और 40 में 10 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। संचयी बारंबारता तुम्हें निकालनी होती, और क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है। n जो है ना बारंबारता को पूरा ऐड करने से मिलता है, पूरा ऐड करने से मिलता है। ठीक है, तो ऐड कर दो, 8 2 10, 12 10 22, 22 और 18 40, 40 10 50, तो n हो गया 50 और बटे 2 ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, 25 से आगे, ठीक है, 25 से आगे आने वाले 25 के आसपास के नंबर को संचयी बारंबारता में ढूंढना है। जैसे 26 मिल जाए, 27 28 29 30, ऐसे 25 से छोटा नहीं देखना है। ठीक है, तो 25 से ऊपर कौन है, ये तीनों तो होंगे नहीं, यानी सबसे पास वाला नंबर 40 है। 40 के पास वाला वर्ग अंतराल कौन है, 30 से 40, तो ये जो है ना यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 30 से 40 ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब ये सब डिटेल में पढ़ोगे। हालांकि अगर बाई चांस एनी किसी ऐसी कंडीशंस में आप नहीं भी पढ़ पाते उसे, तो एटलीस्ट देखो, अगर 4 नंबर या 6 नंबर में सवाल आता है, वो छूट गया, 2 नंबर में आता है छूट गया, तो एक बार समझ में आता है कि चलो चैप्टर नहीं पढ़ा तो छूट गया। बट ऐसा ना हो कि माध्यक वर्ग जैसी छोटी सी चीज़ निकालनी हो इतनी आसान तरीके से और वो भी आपका छूट जाए, फिर वो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 पे कह रहा है एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 45 है, इसका बहुलक होगा। बहुत बार निकाल चुका हूँ, हालांकि मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि ये सवाल बार बार सेम टू सेम फॉर्मूले पे रिपीट हो रहा है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका होता है। ठीक है, यहाँ पे माध्य और माध्यक 30 और 35 दिया है, माध्य की जगह पे मैं 30 रखूंगा, माइनस बहुलक तो मुझे निकालना ही है, और बराबर 3 गुणे माध्य की जगह पे मैं रखूंगा 30 माइनस माध्यक, उसी को माध्यिका भी कहते हैं, वो कितना दिया हुआ 35, और बहुलक निकालना है। बस इसको हल कर लो, फटाक से निकाल लो यार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 माइनस बहुलक है बराबर 30 माइनस 35 माइनस 5 15 माइनस 15 हो गया। बहुलक को राइट साइड लाओ, माइनस 15 को लेफ्ट साइड भेजो तो 45 हो जाएगा। बहुलक कितना निकल के आ जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चुटकियों में ये सवाल इतनी बार आप जब 400 सवाल लगाओगे ना, 400 जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों के, 400 प्रश्न जब कराऊंगा ना तो ऐसे ही रिपीटेड सवाल आएंगे, रिपीटेड फॉर्मूलाज आएंगे, तो वो इतनी बार जब आप वीडियोस देखोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा यार, वो फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होगा कि एग्जाम में आंसर से याद होंगे आपको ABCD में से, अरे हाँ ये तो हल भी करने की जरूरत नहीं, 45 इसका लगाया था, कई बार ऐसा हो जाता है। बस ज़रूरत है तो पढ़ने की। और यहाँ तक आए हो ना, शेयर कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो दबा के, जितनी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा पढ़ाने में, मोटिवेशन आएगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, 20वां कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है इसकी प्रायिकता। देखो या तो कोई घटना या तो निश्चित रूप से घटेगी या तो निश्चित रूप से नहीं घटेगी। अगर निश्चित रूप से घट ही रही है, उसको घटना ही है, तुम्हें पता है कि ये होगा ही होगा, तो उसकी प्रायिकता क्या है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोई चीज़ डेफिनेटली निश्चित रूप से नहीं घटेगी, उसकी प्रायिकता क्या है, तो वो फिर 0 हो जाता है। ना घटने का 0 और घटने का 1, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 सवाल आपके मैंने करा दिए हैं। आपको कैसा लगता है पढ़ के, मज़ा आता है नहीं आता है, आपको हेल्प होता है कि नहीं होता है, मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ धीरे पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में आप ये सब बातें लिख सकते हैं। और आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, फालतू की बातें नहीं करता हूँ अपनी क्लास में, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, कोई गलती भी शायद ही रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो जाए तो मतलब मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये कहता हूँ कि डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी के साथ मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।